हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आरपीएससी ड्रीमर। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा मुगलों की राजपूत नीति, इसको हम पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक है वो सीईटी, आरएस, पटवार, रीट आदि सभी जो राजस्थान की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उसके अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो इसको ये कंटिन्यूएशन है हमारा जो मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था थी राजस्थान के अंदर, उसका पार्ट 2 के रूप में इसको आप देख सकते हैं। क्योंकि पार्ट 1 के अंदर हमने जो है वहाँ पे जागीरदारी प्रथा के संबंध में हमने देखा था। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप कृपया करके उस लेक्चर को पहले देख लीजिएगा। उसके बाद ये जो है पार्ट 2 के रूप में हम इसको देखेंगे। और पार्ट 3 के अंदर जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा प्रशासनिक व्यवस्था, उसको हम करने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, तो इसे आप देख लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम देखें तो क्या विशेषताएं क्या थी मुगल तथा राजपूत संबंधों में, सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या थी। तो ये जो है सबसे पहले निष्ठा पर आधारित था, यानी कि राजपूत जो शासक हुआ करते थे वो मुगल साम्राज्य के प्रति क्या थे, निष्ठावान हुआ करते थे। उनके जो विभिन्न प्रकार के जो अभियान हुआ करते थे उनमें इनका सहयोग करते थे। ठीक है। उसके अलावा मैरिज यानी कि विवाह संबंध जो है कई शासकों ने बनाए थे। ठीक है। जैसे हम देखेंगे जो आमेर का शासक है, आमेर के शासक थे भारमल। तो भारमल ने अपनी पुत्री जो है हरकाबाई का विवाह किया था। ठीक है, अकबर से किया था। तो इस तरीके से हम जो है विभिन्न जो मैरिज रिलेशंस जो कि बनाए गए थे उनके बारे में भी हम आगे इसके अंदर देखेंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता थी मुगल राजपूत संबंधों की। ठीक है। तीसरी जो आती है वो आती है सक्सेशन पॉलिसी, यानी कि उत्तराधिकारी मामलों में जिस प्रकार से जो है मुगल हस्तक्षेप करते थे, किस प्रकार से जो है विभिन्न जो रियासतें थी हमारे यहाँ, चाहे जयपुर हो चाहे जोधपुर हो, इन सभी के अंदर किस प्रकार से मुगलों ने जो है यहाँ पे उत्तराधिकारी चयन में अपनी भूमिका निभाई, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक ये चीज़ थी। उसके साथ साथ मनसबदारी व्यवस्था थी जो कि काफ़ी मुगल तक, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो मनसब है, मनसब दिए जाते थे, जैसे 5000 मनसब, 4000 मनसब आदि। जो मनसबदारी व्यवस्था है इसके लिए हम एक सेपरेट टॉपिक बनाऊंगा मैं आपके लिए कि भाई जो मुगलों की जो मनसबदारी व्यवस्था क्या थी और इसमें जो विभिन्न राजपूत शासक थे उनका मनसबदारी व्यवस्था के अंदर क्या रोल था, वो भी हम देखेंगे। और किस प्रकार से ये जो मनसबदारी व्यवस्था थी, इस मनसबदारी व्यवस्था ने जो हमारी सामंती व्यवस्था पर कुठाराघात किया था उसके बारे में भी हम देखेंगे। किस प्रकार से जो सामंत है वो राजा के प्रति अलगाव हो गया था, यानी कि इस मनसबदारी व्यवस्था की वजह से जो है उनके जो महत्व है सामंती व्यवस्था उसके अंदर क्या आई थी, कमी आई थी, वो भी हम देखेंगे। वैसे जागीरदारी के अंदर हल्का सा इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है, तो आप अगर वो लेक्चर देख सकते हैं तो आपको ये अच्छी अंडरस्टैंडिंग इसके अंदर हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या था, तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट ये था कि भाई मुगल साम्राज्य का ये सब हिस्सा थे, तो मुगल अपनी आर्थिक वृद्धि के लिए भी जो है राजपूतों को सहयोगी मानते थे। ठीक है, ये एक बड़ा कारण था। और उसी का एक था कि भाई मुगलों ने जो है विभिन्न टकसाल जो है खोली थी। तो ये जब मैं आपको सिक्कों वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, राजस्थान के अंदर जो मेवाड़ में क्या कौन कौन से सिक्के प्रचलित थे, जैसे भिंडरिया हो गया, नाथद्वारिया हो गया, एलची हो गया, चांदोड़ी हो गया, इन सब के बारे में जो जब हम पढ़ेंगे तो उस समय मैं आपको बताऊंगा। किंतु इसका आप ब्रीफ अभी एक चीज़ समझ लीजिए कि भाई टकसाल वगैरह का भी निर्माण जो है मुगलों के द्वारा किया गया था। तो ये भी जो है राजपूत रियासतों के अंदर सहयोग का एक प्रमुख कारण बना। और उसके अलावा आता है मुगल हेगेमनी। हेगेमनी मतलब संप्रभुता, या फिर अगर हम बात करें तो उनके जो मुगल थे उन मुगलों के द्वारा तो मुगलों का जो वर्चस्व था उसी को जो है कहा जाता है मुगल हेगेमनी। जो वर्चस्व था यानी कि मुगल वर्चस्व के अधीन ये सभी शासक हुआ करते थे। विभिन्न जो रियासतों के शासक थे ये किसके अधीन थे, मुगल वर्चस्व के अधीन थे। उसके अलावा डिप्लोमेसी का भी एक जो है, कूटनीति का भी एक प्रकार से ये माध्यम था। ठीक है, कूटनीति पर भी ये आधारित थी मुगल राजपूत जो रिलेशन थे हमारे। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो आपको एक ब्रीफ चीज़ इसमें समझ में आई होगी कि क्या क्या इसके मुगल राजपूत सहयोग के क्या क्या थे। तो ये निष्ठा पर आधारित था, विवाह संबंध इसमें स्थापित किए गए थे। ठीक है, उत्तराधिकारी जो विभिन्न उत्तराधिकारी मामलों के अंदर हस्तक्षेप किया गया, मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित था। ठीक है, इसका आर्थिक पक्ष था जिसमें टकसालों का निर्माण किया गया। ठीक है, और मुगल प्रभुता जो है इसमें सर्वोच्च थी। और उसके साथ साथ ये कूटनीति पर आधारित ये था। ठीक है, अब हम बात करते हैं अकबर का जो काल था। मुगल राजपूत संबंधों को हम मुख्यतः जो है 4 भागों में बांटेंगे। ठीक है, जो मुगल राजपूत संबंध होंगे इन संबंधों को हम जो है मुख्यतः 4 शासकों के अंदर इसको बांटा जाएगा। ठीक है, 4 शासकों में सबसे पहले आएंगे हमारे अकबर। ठीक है,
और अकबर के बाद आएगा हमारा जहांगीर, ठीक है, जहांगीर के बाद आएंगे शाहजहाँ, ठीक है, और शाहजहाँ के बाद आएगा औरंगज़ेब। तो ये मुख्य रूप से हमको इसको 4 भागों में बांटना है। इनकी क्या क्या पॉलिसीज़ रही थी, ठीक है, इनकी क्या नीति रही थी, अकबर की क्या नीति रही थी, फिर जहांगीर ने उसमें क्या परिवर्तन किया, शाहजहाँ ने उसमें क्या परिवर्तन किया, और औरंगज़ेब के समय क्या परिवर्तन आया, इन सभी के बारे में हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं, अकबर के काल को सबसे पहले देखते हैं। तो अकबर ने किस प्रकार से, तो सबसे पहले उत्तराधिकारी जो मामले थे उसके अंदर अकबर के द्वारा हस्तक्षेप किया गया था। जैसे चंद्रसेन और उदय सिंह, इन दोनों के बीच में जो विवाद उत्पन्न हुआ था उसमें अकबर के द्वारा हस्तक्षेप किया गया था। ये मारवाड़ रियासत से संबंधित दोनों शासक हुआ करते हैं, ठीक है। और जो चंद्रसेन है, चंद्रसेन को आपको पता होगा, चंद्रसेन से प्रताप की तुलना की जाती है, ठीक है, प्रताप का अनुगामी कहा जाता है चंद्रसेन को। चंद्रसेन के बारे में जब हम मारवाड़ रियासत के संबंध में जब तथ्यों को देखेंगे तो उस समय इसको डिटेल में पढ़ेंगे, किंतु चंद्रसेन और उदय सिंह से संबंधित जो उत्तराधिकारी संबंधी विवाद हुआ था उसके अंदर भी जो है अकबर ने हस्तक्षेप किया था। उसके अलावा चित्तौड़ और बूंदी राज्य पर जो आधिपत्य है वो भी स्थापित किया गया था अकबर के द्वारा। जैसे चित्तौड़ में 1567 के अंदर, दोनों में, बूंदी और चित्तौड़ के अंदर, जिसमें यहाँ पर उदय सिंह के ऊपर आक्रमण करके चित्तौड़ को अपने अधीन किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे बूंदी के अंदर जो सुरजनहाड़ा थे, सुरजनहाड़ा को अपने अधीन किया था, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हुई थी। इसके अलावा अकबर के द्वारा जो है नागौर दरबार लगवाया गया था। कब लगवाया गया था, इसकी डेट क्या थी एग्जैक्टली, तो नागौर दरबार के ऊपर मैं एक सेपरेट टॉपिक बनाऊंगा उसमें क्या क्या निर्णय लिए गए थे, किंतु ये 1570 में लगवाया गया था, ठीक है, नागौर दरबार लगाया था, ठीक है। उसके बाद अकबर का अजमेर में आगमन होता है, ठीक है, अजमेर आता है अकबर अजमेर में 2-3 बार आता है, लेकिन अकबर जब पहली बार अजमेर में आता है तो उस समय जो सांभर झील थी, ठीक है, तो सांभर की जो आय थी, 1% आय थी, उसको क्या किया उसने, जो दरगाह थी हमारे अजमेर की दरगाह, उसको, उसमें इसको पहुंचा दिया। और उसके साथ साथ जो 18 गांव थे उन 18 गांवों को भी किसके अधीन कर दिया, अजमेर दरगाह के अंदर कर दिया था, ठीक है। ये 2 चीज़ें अकबर के द्वारा की गई। और उसके बाद जब दूसरी बार अकबर का आगमन होता है तो उस समय अकबर ने क्या किया था, जो अजमेर का दुर्ग है उसकी मरम्मत करवाई थी, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है अकबरी महल का निर्माण वहाँ पे करवाया था, ठीक है, अकबरी महल का निर्माण करवाया था। उसके साथ साथ अकबरी मस्जिद भी बनवाई थी, ठीक है। तो यानी कि आपको 2-3 तथ्य अभी तक समझ में आए होंगे। एक तो उत्तराधिकारी संबंधी मामलों के अंदर उसने हस्तक्षेप किया था मारवाड़ के अंदर, उसके अलावा चित्तौड़ और बूंदी को अपने अधीन किया था, नागौर दरबार लगवाया था, अजमेर में आके जो है वहाँ पे दुर्ग का मरम्मत का कार्य करवाया था, सांभर झील की जो आय है उसको दरगाह को सुपुर्द करी थी 1% आय को, और 18 गांव जो है वहाँ पे उनको सुपुर्द किए थे, ठीक है। ये चीज़ें हुई थी। उसके अलावा जो है कई सारे वैवाहिक संबंध भी अकबर ने स्थापित किए। जैसे सबसे पहली चीज़, जो आमेर के शासक थे भारमल की जो पुत्री थी उनका नाम था हरकाबाई, ठीक है, हरकाबाई से इन्होंने विवाह किया, ठीक है। ये स्थान भी सांभर में ही विवाह किया था इन्होंने, ठीक है। तो ये जो हरकाबाई थी, इनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उसका नाम था सलीम, जो कि आगे चल के क्या बनता है, जहांगीर बनता है, ठीक है। ये चीज़ होती है। और इसी वजह से इसका जो नाम है वो बनता है मरियम उज्जमानी, ठीक है, उज्जमानी भी इसको कहा जाता था, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो पहला जो वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया था वो एक ये चीज़ थी। उसके साथ साथ क्या हुआ था कि भाई अकबर का जो पुत्र था जहांगीर, ठीक है, इस जहांगीर ने क्या किया था, जहांगीर ने 2 जगह विवाह किया था, ठीक है। एक तो किया था मानबाई से, ठीक है, और मानबाई जो थी वो किसकी पुत्री थी, भगवंत दास की थी, ठीक है, आमेर के शासक ही थे भगवंत दास, उनकी पुत्री थी। और दूसरा किससे विवाह किया था, और दूसरा किया था हमारा जो जोधाबाई थी, मोटा राजा उदय सिंह थे, मोटा राजा उदय सिंह, उनकी पुत्री जो थी उनका नाम था जोधाबाई, उनसे ये विवाह किया था, ठीक है। जिनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उसका नाम था खुर्रम, ठीक है, और खुर्रम यानी कि वही शाहजहाँ, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। और यही जो है आगे चल के क्या कहलाती है, जगत गुसाई, ठीक है, जगत गुसाई। तो यानी कि यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स आपके लिए तैयार हो गए हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मैंने क्या बात करी थी आपसे कि भाई अकबर का जो विवाह है, अकबर का विवाह किससे होता है, हरकाबाई से होता है, और हरकाबाई से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम है जहांगीर। जहांगीर ने जो है 2 विवाह करवाए थे, एक तो जो भगवंत दास की पुत्री मानबाई से किया था, और एक मोटा राजा उदय सिंह जोधपुर के शासक उनकी
लड़की जोधाबाई से किया था। और जोधाबाई से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उसका नाम था शाहजहाँ, जिसको खुर्रम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, जगत गुसाई कहा जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी, ठीक है। और इसी के साथ एक चीज़ मैं आपको और यहीं पे बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये वैवाहिक संबंधों से ऊपर टिप्पणी आपसे अगर पूछ ले तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो इसके अंदर है कि भाई जो फर्रुखशियार आगे चल के फर्रुखशियार जो था, फर्रुखशियार से भी एक वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे। जो जोधपुर शासक थे अजीत सिंह, तो अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का जो विवाह है वो किससे किया था, फर्रुखशियार से किया था। एक ये चीज़ भी आपको तथ्य याद रखना है। तो यहाँ पे मोटे मोटे कुछ तथ्य हो गए। और अब ये जो पीपीटी है, ये पीपीटी में सारी चीज़ें नहीं नोट डाउन लिख सकता हूँ इसके अंदर, किंतु ये जो मैं चीज़ें आपको नोट डाउन करवा रहा हूँ, ठीक है, आप इसको जो है अपने कॉपी के अंदर जो है लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको जो है ज़्यादा तरीके से ये याद हो जाए, ठीक है। इसके अलावा अकबर ने एक प्रशासनिक परिवर्तन भी किया था, ठीक है, ठीक है। तो प्रशासनिक परिवर्तन के अंतर्गत जो ये राजस्थान का हिस्सा था, इस राजस्थान के संपूर्ण हिस्से को अजमेर सूबे के अंदर इन्होंने डाल दिया, ठीक है। तो एक प्रकार से इस सूबे के अंदर, अजमेर सूबे के अंदर ही क्या हुआ करता था, राजस्थान की जो विभिन्न रियासतें थी, इन रियासतों को अजमेर सूबे के अंतर्गत कर दिया गया, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर हुई होगी, ठीक है। उसके बाद अब अपन बात करते हैं जो अकबर की राजपूतों के प्रति क्या नीति थी। वो नीति निष्ठा पर आधारित थी, जैसा कि मैंने अभी आपको आपके फीचर्स जो कि विशेषताएं थी उसके अंदर भी बताया था। और उसके कुल मिला के 4 आधार हुआ करते थे। 4 आधार में सबसे पहला था खिराज, ठीक है। दूसरा क्या था, संधि, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है, खिराज, संधि, फिर सैन्य दल, ठीक है, सैन्य दल। और चौथी जो चीज़ आती थी वो थी अभिन्न अंग, ठीक है, अभिन्न अंग। खिराज का मतलब क्या होता था, तो खिराज एक प्रकार से रकम अदायगी थी। जो शासक हुआ करते थे वो एक निश्चित राशि जो है वो खिराज के रूप में किसको देते थे, बादशाह को देते थे। उसी को क्या कहा जाता था, खिराज कहा जाता था। संधि यानी कि विभिन्न संधियों के माध्यम से जो है एक प्रकार से उनकी विदेश नीति में हस्तक्षेप किया जाता था। अधीनस्थ करके शासकों को अपने अधीनस्थ करके उनकी जो विदेश नीति हुआ करती थी उस विदेश नीति को अपने अधीन ले लिया जाता था, उसी को संधि का माध्यम था। उसके अलावा सैन्य दल, सैन्य दल का मतलब ये है कि जो शासक था जो कि अधीन हुआ करता था वो एक निश्चित सैन्य संख्या जो है वो किसको उपलब्ध करवाता था, वो बादशाह को उपलब्ध करवाता था, ठीक है। और उसके साथ साथ आता था हमारे पास अभिन्न अंग, यानी कि ये जितने भी शासक जो कि मुगल साम्राज्य के अंदर थे ये सभी के सभी किसके थे, मुगल साम्राज्य के अभिन्न अंग थे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चारों चीज़ें क्लियर होगी, खिराज, संधि, सैन्य दल और अभिन्न अंग वाली, ठीक है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा आगे चल के, ठीक है। उसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट जो पॉलिसीज़ जो कि अकबर के द्वारा लाई गई थी उसमें सबसे पहली थी सुलह ए कुल। इसको ऐसे लिखते हैं, सुलह ए कुल की जो नीति लाई गई थी, यानी कि सुलह ए कुल की नीति क्या थी, तो ये पहली बात तो किसके द्वारा लाई गई थी, अकबर के द्वारा लाई गई थी। और इसमें कुल मिला के ये चीज़ थी कि जो विभिन्न राज्य थे उनको शांति समझौते के आधार पर अपने अधीन कर देना, और जो शासक शांति के द्वारा न माने तो उन पे जो है आक्रमण करके उनको अपने अधीन कर देना। यानी कि आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होगी। सुलह कुल की नीति यानी कि जो शासक हुआ करते थे विभिन्न रियासतों के, उनको अपने अधीन करने की एक प्रकार से नीति थी, और वो शांति के माध्यम से करने में सबसे पहले प्रयास किया जाता था। जैसे कि आपको पता होगा कि जो प्रताप थे, प्रताप के लिए 4 बार जो है वो दल भेजे गए थे, ठीक है। जलाल खां के द्वारा भेजा गया था, ठीक है, मान सिंह के द्वारा भेजा गया था, ठीक है, भगवंत दास के द्वारा भेजा गया था, और टोडरमल के द्वारा भेजा गया था, ठीक है। ये चीज़ें अपन जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तो उस समय इसके बारे में हम जो है अच्छे से उसको कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद आता है वतन जागीर। वतन जागीर क्या थी, तो वतन जागीर के अंदर ये था कि जो जितने भी शासक अधीनस्थ हुआ करते थे, ठीक है, उनके आंतरिक मामले जो थे, आंतरिक मामलों में क्या हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है। उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने की जो ये नीति थी उसी को क्या कहा जाता है, वतन जागीर कहा जाता है। किंतु आगे चल के मुगलों ने अपने अनुसार जो है इनके आंतरिक जो मामले थे उनके अंदर हस्तक्षेप भी किया, उत्तराधिकारी संबंधी मामलों के अंदर भी बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप किया। तो ये सारी चीज़ें आगे चल के हुई, ठीक है। तो ये वतन जागीर से संबंधित आपको चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। तो एक आता है मनसब। तो मनसब के संबंध में मैं आपको सिर्फ अभी एक ब्रीफ चीज़ें ये बता सकता हूँ कि भाई विभिन्न जो शासक हुआ करते थे जो मुगल साम्राज्य के अधीन थे, उनको उनकी योग्यता के आधार पर क्या दिया जाता था, मनसब प्रदान किए जाते थे, ठीक है। तो उनकी जो योग्यता हुआ करती थी, उनकी हैसियत थी, योग्यता थी, उसके आधार पर मनसब प्रदान किए जाते थे, ठीक है।
तो एक ये चीज़ हो गई। मनसबदारी व्यवस्था पे मैं एक छोटा सा लेक्चर आके चल के बनाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप इस चीज़ को समझ लीजिए। उसके बाद आती है टीका प्रथा। तो टीका प्रथा क्या थी? तो टीका प्रथा संबंधी ये चीज़ थी, पहले जो उत्तराधिकारी विभिन्न जैसे रियासतें थी, मान लीजिए एक ये रियासत है, इसमें उत्तराधिकारी चयन में जो वहाँ के सामंत हुआ करते थे, वो जागीरदार हुआ करते थे, वो सब एक निर्णय लेके जो है वहाँ पे शासक को बनाते थे, ठीक है। किंतु आगे चल के क्या हुआ कि अकबर के द्वारा ये नीति लगाई गई जिसके अंदर जो उत्तराधिकारी की जो वैधता है, उत्तराधिकार की जो वैधता है, वो वैधता क्या होगी कि जो बादशाह है वो टीका लगाकर किसी शासक को उत्तराधिकारी नियुक्त करेगा या बनाएगा। तो आगे चल के जो सामंती व्यवस्था पे काफ़ी इसका कुप्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो इनका जो महत्व था वो महत्व में बहुत हद तक कमी आ गई थी, ठीक है। तो एक ये चीज़ थी, टीका प्रथा द्वारा जो है उत्तराधिकारी का चयन किया जाने लगा। और उसके बाद आती है मुगल टकसाल। तो जो अकबर के द्वारा भी जैसे मेवाड़ के अंदर टकसाल स्थापित की गई, जिसमें एलची नामक सिक्का जो है वो चलाया गया। उसके अलावा चांदोड़ी, भिलाड़ी, ऐसे बहुत सारे सिक्के हैं जो मेवाड़ के अंदर चलते थे। मेवाड़ के अलावा भी अतिरिक्त डब्बूशाही हो गए, बहुत सारे जो सिक्के थे। सिक्कों पे मैं एक अलग टॉपिक बनाऊंगा, उस पर एक लेक्चर बनाऊंगा, तो उस समय हम जो है सभी सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम जो मेन हमारा टॉपिक है उससे हम ना भटकें, उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये जो एक बेसिक ब्रॉड पॉइंट्स हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको जो है ये आइडिया भी होगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये कुछ राजपूत पॉलिसी थी अकबर की, ठीक है, जिसमें हमने क्या देखा, 4 आधारों पर थी। खिराज थी, खिराज के साथ साथ संधि थी, सैन्य दल थे, और अभिन्न अंग के रूप में देखा। सुलह कुल के अंदर यानी कि शांति के माध्यम से अधीनस्थ करना अपने। वतन जागीर यानी कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। मनसब यानी कि योग्यता के आधार पर उनको विभिन्न हैसियत प्रदान की गई, मनसब प्रदान किए गए। टीका प्रथा यानी कि टीका लगाकर जो है उत्तराधिकारी की वैधता को सुनिश्चित किया जाना। और टकसाल यानी कि विभिन्न टकसालों का निर्माण जो है मुगलों के द्वारा किया गया, उसमें भी अकबर के द्वारा किया गया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे जहांगीर का काल। तो जहांगीर के काल में मुख्यतः जो है उत्तराधिकार से संबंधित जितने भी मामले थे उसके अंदर इसमें हस्तक्षेप किया गया, जो यानी कि जो है हमने क्या बात करी, वतन जागीर जो नीति लाई गई थी, उस वतन जागीर का क्या किया गया, उल्लंघन किया गया, ठीक है। तो इसके अंदर एक ये चीज़ होती है। तो उत्तराधिकारी मामलों में जैसे बीकानेर का जो शासक थे, बीकानेर में दलपत सिंह और सूर सिंह, यानी कि ये कौन थे, पहली बात तो ये राय सिंह जो थे, राय सिंह के पुत्र थे, ठीक है। तो राय सिंह के पुत्र थे, तो दलपत सिंह को पहले शासक बनाते हैं, ठीक है। शासक बनाने के बाद क्या करते हैं, वापस से सूर सिंह को, जब इनसे नाराज़ हो जाता है तो इसको सूर सिंह को शासक बनाते हैं। और सूर सिंह को शासक बनाने के बाद वापस से क्या किया जाता है, दलपत सिंह को। यानी कि कुल मिला के यहाँ पे एक चीज़ ये देखी जा रही है कि जो मुगल बादशाह चाह रहा था उसके अकॉर्डिंग जो है क्या होते थे, शासकों का चयन किया जाता था, ठीक है। उसके अलावा आमेर के उत्तराधिकार के संबंध में भी इन्होंने काफ़ी प्रयास किए, जैसे कि महासिंह और भाव सिंह। अब देखो, मान सिंह थे, ठीक है, मान सिंह के पुत्र थे जगत सिंह, ठीक है, जगत सिंह थे। किंतु जगत सिंह की जब मृत्यु हो जाती है तो उनके स्थान पर महासिंह को बनाया जाता है, ठीक है, महासिंह को बनाया जाता है। किंतु क्या होता है कि जो जहांगीर था उसने टीका किसको भेज दिया, टीका भाव सिंह को भेज दिया, ठीक है। तो यानी कि भाव सिंह को क्या बना दिया गया, शासक बना दिया गया, ठीक है। और शासक बनाने के बाद इनको 4000 मनसब प्रदान कर दी गई और इनको मिर्जा की उपाधि भी दे दी गई। तो आई होप आपको एक चीज़ क्लियर हुई होगी इसके अंदर कि जो महासिंह थे, महासिंह मान सिंह के ही पुत्र थे, ठीक है, कुल मिला के, यानी कि जगत सिंह के ही पुत्र थे, पौत्र हुआ करते थे इनके, ठीक है। तो इनको शासक बनाना सुनिश्चित हुआ था, किंतु टीका किसको भेज दिया, शासक को भाव सिंह को भेज दिया, और भाव सिंह को 4000 मनसब और मिर्जा की उपाधि इसमें प्रदान कर दी गई, ठीक है। एक ये चीज़ होती है। उसके साथ साथ और क्या हुआ, तो ये तो उत्तराधिकार के संबंध में हस्तक्षेप किया गया जहांगीर के द्वारा। उसके अलावा राजस्थान की जो रियासतें थी उसके ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए विभिन्न राज्यों का निर्माण किया गया। यानी कि मान लीजिए ये बीकानेर है आपका, ठीक है, और बीकानेर के साथ साथ आपका जो है ये जो जयपुर वाला बेल्ट है, पर इस जयपुर के जस्ट पास में इन्होंने एक किशनगढ़ नामक रियासत जो है उसका निर्माण कर दिया। किशनगढ़ आपको पता ही होगा, किशन तो एक राठौड़ रियासत है, तो वहाँ पर जो है इसका निर्माण कर दिया। किसको, कचवाहों की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए किशनगढ़ जो राज्य है उसका निर्माण कर दिया गया, ठीक है, पहली चीज़ तो। यानी कि ये किसके लिए किया गया था, जो कछवाहा थे उनके नियंत्रण के लिए, ठीक है, एक राज्य का निर्माण किया गया। उसके साथ साथ मेवाड़ की जो बढ़ती ताकत है उसके नियंत्रण के लिए रतलाम का जो है, तो मेवाड़ को नियंत्रित करने के लिए क्या किया गया, रतलाम
जो है राज्य उसका निर्माण किया गया। ठीक है, तो आप दोनों ये किसके द्वारा किए गए हैं, यानी कि ये जहांगीर के द्वारा किए जा रहे हैं। ठीक है, एक ये चीज़ होती है। उसके बाद कुछ उपाधियां भी जो है इन्होंने जहांगीर ने प्रदान की थी। जैसे बूंदी के जो राव रतन सिंह थे, राव रतन सिंह को सर बुंद राय की जो उपाधि है और राव राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो ये जहांगीर के द्वारा दी गई थी। बहुत बार एग्जाम्स के अंदर ये सवाल पूछा गया है कि किस शासक के द्वारा राव रतन सिंह को सर बुंद राय और राव राजा की उपाधि दी गई थी, तो वो कौन थे, जहांगीर थे। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। तो यानी कि ये जहांगीर की कुछ पॉलिसी थी। उसके बाद आता है शाहजहाँ। तो शाहजहाँ का जो शासन था उसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन टीका प्रथा के अंदर होता था हुआ। ठीक है, तो टीका प्रथा के अंदर पहले क्या था कि जो बादशाह था वो बादशाह ही क्या करता था, टीका लगा के जो है उत्तराधिकारी का चयन करता था। किंतु अब बादशाह के स्थान पर ये किसको हस्तांतरित कर दिया गया, ये प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री के द्वारा अब ये टीका लगाया कि रस्म दे दी गई। ठीक है, एक तो ये महत्वपूर्ण यहाँ पे क्या किया गया, परिवर्तन यहाँ पे किया गया। दूसरा, जैसे जहांगीर ने जो है रतलाम और किशनगढ़ का निर्माण किया था, किंतु शाहजहाँ थे जो शाहजहाँ ने टोंक रियासत का निर्माण किया और ये जो है भीम सिंह सिसोदिया का जो को ये सुपुर्द कर दिया टोंक का शासन। ठीक है, तो अब ये भीम सिंह सिसोदिया कौन थे, तो भीम सिंह सिसोदिया राय सिंह के पुत्र थे। ठीक है, तो राय सिंह थे, राय सिंह के पुत्र का क्या नाम था, भीम सिंह सिसोदिया, इनको दे दिया। किंतु ये फिर आगे चल के काफ़ी जो है अनस्टेबल थी। ठीक है, अस्थिर राज्य रहा, काफ़ी समय तक अस्थिर राज्य रहा था। ठीक है, तो उसमें ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई थी। ठीक है, उसके साथ साथ एक चीज़ और हुई थी, जो शाहपुरा रियासत है, शाहपुरा रियासत सुजान सिंह सिसोदिया के जो वंशज थे, सुजान सिंह सिसोदिया को ये उसका शासक बनाया गया। ठीक है, वैसे तो मुख्यतः फूलिया ठिकाना दिया गया था, फूलिया दिया गया था, किंतु आगे चल के सुजान सिंह सिसोदिया ने पूरा का पूरा जो शाहपुरा एस्टेट है, शाहपुरा रियासत है, उसका निर्माण यहाँ पे कर दिया था। ठीक है, अब ये कौन थे, तो ये अमर सिंह जो हमारे शासक थे, महाराणा प्रताप के पुत्र, उनके ये पौत्र थे। ठीक है, सुजान सिंह। ठीक है, तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर शाहजहाँ के द्वारा कौन कौन सी रियासतों का निर्माण किया गया है, तो शाहजहाँ के द्वारा टोंक और शाहपुरा का किया गया था। जबकि एक चीज़ हमने और देखी थी कि जहांगीर के द्वारा किसका निर्माण किया गया था, तो जहांगीर के द्वारा रतलाम और किशनगढ़ का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, उसके अलावा नियंत्रण को स्थापित करने के लिए इन्होंने क्या किया था, नागौर राज्य की भी स्थापना कर दी थी। नागौर राज्य जो है, दोनों ये भी राठौड़ और ये भी राठौड़, यानी कि तीनों ही राठौड़ शासकों के नियंत्रण में थे। ये बीकानेर है, मान लीजिए ये यहाँ पर आपकी जोधपुर रियासत है, तो यहाँ पर जो है नागौर की स्थापना की गई। ठीक है, नागौर की स्थापना की गई बीकानेर और जोधपुर की सीमा पे, और यहीं के एक शासक का नाम तो आपको पता ही होगा, अमर सिंह राठौड़। ठीक है, उनका शासक का नाम पता होगा। और अभी एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप सर्च कीजिएगा इसको, मतिरे की राड़ क्या थी। ठीक है, तो मतिरे की राड़ संबंध में कई जगह प्रश्न पूछे गए हैं, तो मतिरे की राड़ क्या थी, किन राज्यों के बीच में थी, ये चीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, आप एक बार इसके बारे में आप पढ़ के और इसको अच्छे से बताइएगा मेरे को। ठीक है, कई लोग आप में से जानते भी होंगे। उसके बाद आता है कोटा की स्थापना की गई। तो कोटा की स्थापना क्यों की गई, एक चीज़ देखिए कि जब ये जो खुर्रम थे, यानी कि शाहजहाँ जो थे, उसका पूरा नाम क्या था, खुर्रम था। तो खुर्रम के द्वारा जब विद्रोह कर लिया गया था, तो इस विद्रोह में क्या किया गया था कि जब इनको ये जो शासक थे माधो सिंह, इन्होंने अच्छा बर्ताव किया था इसके साथ, खुर्रम के साथ। तो जब ये खुर्रम यानी कि शाहजहाँ जब शासक बना, तो इन्होंने आगे चल के क्या किया, ये जो कोटा रियासत थी, बूंदी से अलग करके कोटा रियासत के निर्माण किया गया, और आगे चल के 1631 के अंदर जाके क्या होता है, इसका पूर्णतः जो है कोटा रियासत बन जाती है, स्थापित हो जाती है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ ये भी याद रखनी पड़ेगी। तो यानी कि मैं इसको आप हल्का सा एक ब्रीफ अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ठीक है, तो आप एक ये चीज़ देखिए, दो शासक थे आपके पास, एक था जहांगीर, ठीक है, और दूसरा था शाहजहाँ। ठीक है, तो जहांगीर के द्वारा जो है कौन कौन सी रियासतों का निर्माण किया गया था, तो एक तो थी रतलाम और एक थी किशनगढ़। ठीक है, ये दोनों की गई थी। किंतु शाहजहाँ के द्वारा काफ़ी सारी रियासतों का निर्माण किया गया, जैसे एक तो टोंक, पहली चीज़ तो टोंक, दूसरा शाहपुरा, ठीक है, तीसरा नागौर और चौथा कोटा। इन चारों रियासतों का निर्माण यहाँ पे किया गया था। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे औरंगज़ेब की। तो औरंगज़ेब जो है
इसके काल को क्या कहा जाता है, राजपूत मुगल सहयोग का अवसान काल कहा जाता है। डिक्लाइनिंग एरा का मतलब होता है अवसान काल, ठीक है, अवसान काल कहा जाता है। यहाँ पे जो राजपूत मुगल सहयोग था इसमें काफ़ी हद तक गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि औरंगजेब जो था उसका जो है थोड़ा कट्टरपंथी रवैया था, और उस कट्टरपंथी रवैया की वजह से क्या हुआ करता था कि जो मुगल और राजपूत के बीच में जो सहयोग था उसमें काफ़ी कमी आई, और इनके बीच में संघर्ष भी काफ़ी हद तक देखने को मिलता है, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, जो बीकानेर का शासक था कर्ण सिंह, कर्ण सिंह क्या था, विद्रोही जो शासक के रूप में देखा जाता था। तो इसको हटा के अनूप सिंह जो शासक है इनको बनाया गया। और अनूप सिंह के बारे में एक चित्रकला से संबंध में भी है कि इनके समय जो है बीकानेर शैली के अंदर गोलकोंडा शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जो आगे चल के जब हम चित्रकला पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको ये चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। और बीकानेर चित्रकला शैली के अंदर आपको एक चीज़ और पता होगी कि दो प्रकार के थे, उस्ता और मथेरन चितेरे हुआ करते थे, ठीक है। जैसे चंदूलाल, राम किशन, ठीक है, जय किशन, ये सब लोग क्या थे, मथेरन थे। इधर देखें तो अली रज़ा, रुकनुद्दीन, ठीक है, नूर मोहम्मद, ये सब कायम कासिम, ये सब लोग क्या थे, उस्ता चितेरे थे। और इसके बारे में भी हम जो है आगे चल के जब हम चित्रकला पढ़ेंगे तो उसके अंदर डिटेल के अंदर सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। इसके फीचर्स क्या थे उन सब के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ जोधपुर उत्तराधिकार के संबंध में भी जो है काफ़ी हद तक इन्होंने क्या किया, हस्तक्षेप किया औरंगज़ेब ने। और आपको पता होगा जब जसवंत सिंह शासक थे तो जसवंत सिंह की मृत्यु के समय औरंगज़ेब ने कथन कहा था कि आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया है। आपको पता होगा, आपने स्टेटमेंट वगैरह कहीं जगह पढ़ा होगा, ठीक है। तो वही जो चीज़ है, जो जसवंत सिंह के जो पुत्र थे उनका नाम था अजीत सिंह, ठीक है। तो अजीत सिंह जो जसवंत सिंह के पुत्र थे, तो इनको हटाने के लिए औरंगज़ेब के द्वारा एक साजिश रची गई, और उसमें जो नागौर के इंद्र सिंह थे, इंद्र सिंह को टीका भेज दिया गया, ठीक है। और इनको समाप्त करने की योजना बनाई गई, किंतु जो मारवाड़ के रक्षक के रूप में जाने जाते हैं वीर दुर्गादास राठौड़, तो दुर्गादास राठौड़ के द्वारा जो है अजीत सिंह को बचा लिया जाता है। और अजीत सिंह को बचाने के बाद जो है उनका जो पूरा भरण पोषण है, उनका जो लालन पालन है, दुर्गादास के द्वारा किया जाता है। और यहीं से शुरुआत होती है, इसी हस्तक्षेप की वजह से शुरुआत होती है 30 वर्षीय मुगल मारवाड़ सहयोग की, ठीक है, जो हमारे पास स्ट्रगल है उसकी। तो 30 वर्षीय मुगल मारवाड़ जो संघर्ष था हमारा, उस संघर्ष की शुरुआत यहीं से शुरू होती है। तो ये लगभग आप मान सकते हैं इसको कि 1667 से या 69 से लेकर 1707 तक चलता है, जब तक औरंगज़ेब की मृत्यु नहीं हो जाती है, ठीक है। तो लगभग ये उतना ही 30 साल का इसका कालखंड था, 1677 से शायद था। तो ये मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, किंतु मैं इस पर एक अलग से 30 वर्षीय मुगल मारवाड़ जो संघर्ष था, उस संघर्ष पे मैं एक वीडियो छोटा बनाना चाहूँगा, ठीक है। क्योंकि ये भी चीज़, इसमें कई सारे जो है तथ्य रहते हैं, वो तथ्य जो है एग्ज़ाम से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा उपाधि भी दी गई। कोटा के जो किशोर सिंह थे उनको राव की उपाधि दी गई। तो अब उपाधियों में अगर हमने एक चीज़ देखी, उपाधि में हमने क्या देखा, उपाधि में जो जहांगीर के द्वारा जो उपाधि दी गई थी वो किसको दी गई थी, वो बूंदी के एक शासक थे, उनका क्या नाम था, राव रतन, राव रतन थे, उनको सरबुंद राय और जो है राव राजे की उपाधि दी थी। फिर हमने बात करी यहाँ पे औरंगज़ेब के द्वारा क्या किया गया था, तो औरंगज़ेब के द्वारा जो कोटा के शासक थे किशोर सिंह, ठीक है, किशोर सिंह को क्या दिया गया, राव की उपाधि दी गई। और कोटा राज्य की स्थापना किसने करी थी, तो वो शाहजहाँ के द्वारा उस कोटा राज्य की स्थापना करी थी। और माधव सिंह जो है वो उनको क्या बनाया था, शासक बनाया था वहाँ का, ठीक है। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट तथ्य थे जिनके बारे में हमने बात करी, जो मुगल राजपूत सहयोग के अंदर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करी, ठीक है। और एक चीज़ है, चीज़ों को आप लिंक करके पढ़िएगा, ठीक है। जैसे आपको मैंने बताया था ना कि भाई बीकानेर से संबंध में मैंने चीज़ों को दिखा, तो उसके अंदर मैं चित्रकला को भी लेके आ गया, ठीक है। अनूप सिंह के समय क्या प्रभाव पड़ा उसको भी देख लिया, ठीक है। हो सकता था मैं इसके अंदर जो है साहित्य संबंधी चीज़ों को भी लिया था, क्योंकि राय सिंह का जिक्र आया था, ठीक है। तो राय सिंह से संबंध में जो लिखे गए थे उनके बारे में बता सकता था, किंतु मैं उतना चीज़ों को अगर आप लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको जो है रिटेंशन पावर आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और वो आगे चल के जो आपके एग्जाम्स के अंदर आपका जो रिवीजन टाइम है उसको बहुत कम कर देती है, और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। मेरी जो स्ट्रेटजी हमेशा से ही रही है वो चीज़ों को लिंक करने की रही है। तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि जो भी चीज़ आपको आती है उसको जो है लिंक करके करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई हिस्ट्री की चीज़ है वो आर्ट एंड कल्चर में आ रही है तो उसको आपस में लिंक कीजिएगा, या फिर जो है इकोनॉमिक सर्वे में कोई डाटा आ रहा है जो कि आर्ट एंड कल्चर या फिर जो हिस्ट्री से लिंक्ड है तो उसको आपस में लिंक करने की कोशिश कीजिएगा। तो आपकी जो याद रहने की जो क्षमता है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको जो पूरा का पूरा लेक्चर है ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एक छोटा लेक्चर था, उसके अंदर हमने बात करी सबसे पहले
सबसे पहले हमने क्या देखा, उसके अंदर जो मुगल राजपूत सहयोग है उसकी विशेषताएं क्या क्या थी, निष्ठा पर आधारित थी, विवाह संबंधी थे, उत्तराधिकारी कानून में इन्होंने उत्तराधिकारी जो नीति है उसके अंदर इन्होंने बदलाव किए, मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी, आर्थिक पक्ष था, ठीक है। उसके बाद अकबर के काल में हमने देखा उत्तराधिकार के संबंध में नागौर दरबार लगाया, ठीक है। उसके अलावा चित्तौड़ बूंदी पर आधिपत्य स्थापित किया, ठीक है। अजमेर में आया था, फिर उसके अलावा विभिन्न वैवाहिक संबंध इन्होंने स्थापित किए। उसके अलावा अजमेर सूबे का वर्गीकरण करके राजस्थान के जो विभिन्न रियासत थे उसको अजमेर सूबे के अंतर्गत डाला गया, ठीक है। उसके अलावा राजपूत पॉलिसी में हमने देखा निष्ठा पर आधारित थी, सुलह कुल वतन जागीर की पॉलिसी, टीका प्रथा चलाई गई, टकसालों का निर्माण किया गया, जहांगीर ने भी जो है उत्तराधिकारी हस्तक्षेप किए गए जैसे बीकानेर और आमेर के अंदर। उसके अलावा राजपूताना पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए किशनगढ़ और रतलाम की स्थापना करी और राव रतन सिंह को क्या दिया, सरबुंदराय की उपाधि दी। शाहजहां ने भी जो है टीका प्रथा में बदलाव किए। उसके अलावा टोंक, शाहपुरा, नागौर और कोटा की स्थापना इन्होंने करी। औरंगजेब के काल को अवसान काल कहा जाता है मुगल राजपूत सहयोग का, और बीकानेर के अनूप सिंह को शासक बनाता है, ठीक है। उसके अलावा जोधपुर राज्य में जो है वहाँ पे 30 वर्षीय जो मुगल राजपूत संघर्ष है उसकी शुरुआत होती है। उसके अलावा जो है कोटा के शासक किशोर सिंह को राव की उपाधि दी। तो यानी कि ये सारी चीज़ें थी। अब इसके अलावा तो अब मेरा एक प्रश्न रहेगा आप लोगों से, उसको आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ये लगभग 10 मार्कर रहेगा, ठीक है। कि राजस्थान में, आप लिखिएगा इसको, राजस्थान में मुगल राजपूत सहयोग की विवेचना कीजिए तथा इसके प्रभावों को बताइए, ठीक है। ये लगभग 110 मार्कर है, यानी कि आपको 100 शब्दों के अंदर इसको लिखना है। 100 शब्दों के अंदर इसको लिखिएगा। और ये जो है आप बता सकते हैं, मैं टेलीग्राम के अंदर, टेलीग्राम का लिंक जो है मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से आप इस टेलीग्राम चैनल जो है मेरा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और वहाँ से जो है आप अगर जो भी आपने जो आंसर्स लिखे हैं उस आंसर को वहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको जो है वो उत्तर उसका जो लिखा हुआ चेक करके आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, ठीक है। और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा टॉपिक है जो कि आपका छूट रहा है या फिर जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आप असहज हैं, तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं उस पर एक लेक्चर बनाने का प्रयास करूँगा। और तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को निरंतर रखिए, ठीक है। अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखिएगा, ठीक है। निरंतरता जो है बनाए रखनी है हमको एग्ज़ाम तक, ठीक है। और रुकना नहीं है, प्रीलिम्स तक नहीं रुकना है, मेंस तक जाना है, इंटरव्यू तक जाना है और फाइनल सिलेक्शन लेकर ही बाहर निकलना है इस साइकिल से। तो तब तक के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट, आप तैयारी करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, राम राम।